आप सभी का राजकीय कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन और स्वागत। मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। हम अध्ययन करा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का, और इसमें हमने पूर्व में भी संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य पद्धति और उसके विकास के ऊपर चर्चा की थी। अब हम आज अध्ययन कराएंगे इसके अंगों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो, ये टॉपिक BA थर्ड ईयर पेपर सेकंड का है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्यों की जो संख्या है वो 193 है, 193। आप सभी जानते हैं कि इसकी सदस्यता का क्या प्रावधान है। जैसा कि चार्टर के अनुच्छेद 4 के अनुसार वह राज्य इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। उसके लिए निम्न योग्यताएं निर्धारित की हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। वे इस प्रकार हैं: वह शांति प्रिय राष्ट्र हो, वह चार्टर के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करता हो, वह संयुक्त राष्ट्र संघ की दृष्टि में उत्तरदायित्वों को निभाने के योग्य एवं इच्छुक हो। कुछ समय हम देखते हैं कि इसकी सदस्यता का राजनीतिकीकरण कर दिया गया था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता की एक विशेषता यह है कि महाशक्तियों ने, विशेषकर अमेरिका और रूस ने, इसकी सदस्यता का राजनीतिकीकरण एवं नैतिकीकरण कर दिया है। शांति प्रिय और योग्य एवं इच्छा की योग्यता इतनी व्यापक हैं कि इसका प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। वस्तुतः चीन 1949 से लेकर 1971 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता केवल इस कारण प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि अमेरिका इसका विरोधी था। उस समय तक अमेरिका का कथन था कि साम्यवादी चीन चार्टर के मानकों को पूरा नहीं कर सकता, वह शांति प्रिय नहीं है, उसने हिंसात्मक एवं आक्रामक नीति का अनुसरण किया है। दक्षिण पूर्वी एशिया में सरकारों को हिंसात्मक उपायों द्वारा आपस किया गया। शक्ति द्वारा फार्मोसा को अधिकृत करने की योजनाएं बनाई, छापामार युद्धों को प्रोत्साहित किया, तिब्बत का अपहरण किया, मित्र राष्ट्रों की सीमाओं का अतिक्रमण किया है आदि। लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रीय एवं आर्थिक हितों ने मांग की तो उसने विरोध करना बंद कर दिया और साम्यवादी चीन को 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना दिया गया। नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के निलंबन एवं निष्कासन का क्या प्रावधान है। यदि सुरक्षा परिषद ने किसी देश के विरुद्ध निरोधात्मक या प्रवर्तन कार्य किया है तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा उसे सदस्यता से उत्पन्न होने वाले अधिकारों एवं विशेष अधिकारों से निलंबित कर सकती है। सुरक्षा परिषद चाहे तो इन अधिकारों एवं विशेष अधिकारों को पुनः वापस दे सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई राष्ट्र यदि चार्टर में निहित सिद्धांतों की निरंतर उल्लंघन करता है तो उसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा उसे निष्कासित कर सकती है। इस निष्कासन में सुरक्षा परिषद के 9 सकारात्मक मतों में 5 स्थायी सदस्यों के सकारात्मक में महासभा के 2/3 मत होना आवश्यक होता है। इसके अंगों के ऊपर अध्ययन करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके 6 अंग हैं, और ये चार्टर के अध्याय 3 के अनुच्छेद 7 के अनुसार 6 अंग है। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा न्याय परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा
सचिवालय। अब हम महासभा का अध्ययन करेंगे कि सबसे पहला जो इसका अंग है महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को विविध नामों से पुकारा जाता है। डेविड कुशमैन क्वाइलर के अनुसार महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय या प्रमुख अंग है। अमेरिकी सीनेटर बैंडनबर्ग के अनुसार यह विश्व की नगर सभा है। एक अन्य लेखक ने इसे मानव समाज की चेतना का केंद्र कहा है। महासभा विश्व की ऐसी सार्वजनिक सभा है जहाँ सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि विश्व की सीमाओं पर बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, प्रस्ताव करते हैं, मत प्रकट करते हैं तथा सिफारिशें करते हैं। महासभा मंच है, शक्ति नहीं। यह व्यवस्थापिका के निकट है, व्यवस्थापिका नहीं। इसके प्रस्ताव निष्कर्ष हैं, निर्णय नहीं। ये सिफारिश कर सकती है, कानून का निर्माण नहीं कर सकती। इसके प्रस्तावों में बाध्यकारिता नहीं होती, केवल प्रभाव होता है और प्रभाव कानून नहीं होता है। इसका किस तरह से संगठन है या इसकी संरचना के ऊपर हम अध्ययन करते हैं। चार्टर के अध्याय 4 के अनुच्छेद 9 से लेकर 22 तक महासभा के संगठन, कार्यों, शक्तियों, मतदान और कार्यविधि से संबंधित हैं। अनुच्छेद 9 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होंगे। प्रत्येक सदस्य 5 प्रतिनिधि और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु प्रत्येक राष्ट्र का एक मत ही होता है। इस समय महासभा के 193 सदस्य हैं। महासभा के नियमित अधिवेशन सितंबर माह के तीसरे सप्ताह से शुरू होते हैं, जो प्राय 3 माह तक चलते हैं। कभी कभी महासभा के अधिवेशन टुकड़ों में भी होते हैं, जैसा कि महासभा का प्रथम अधिवेशन 2 टुकड़ों में हुआ था। सन 1946 से महासभा के वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से होते रहे हैं। सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुसंख्यक सदस्यों की प्रार्थना पर महासचिव महासभा के विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। उदाहरण के लिए 1947 और 1948 में फिलिस्तीन के प्रश्न पर, या 1956 में स्वेज संकट और हंगरी के प्रश्न पर, 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ के वित्तीय संकट के प्रश्न पर, 1975 में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न पर, 1980 में अफगानिस्तान के प्रश्न पर, 1981 में नामिबिया के प्रश्न पर, 1986 में। इस तरह से महासभा का विशेष अधिवेशन अपने प्रकार का पहला अधिवेशन था। इसका संबंध किसी संकट पर विचार करना नहीं, बल्कि एक महाद्वीप के विकास पर विचार करने का था। संयुक्त राष्ट्र संघ की 5वीं वर्षगांठ मनाने के लिए महासभा का एक 3 दिवसीय विशेष अधिवेशन 22 से 24 अक्टूबर 1995 तक आयोजित किया गया, जब महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव के अंतर्गत कार्य किया। पहली बार 1950 में कोरिया के प्रश्न पर महासभा ने इस प्रस्ताव के अंतर्गत कार्रवाई की थी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास में महासभा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि 26 अप्रैल 1997 को महासभा का आपातकालीन विशेष अधिवेशन बुलाया गया और महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके कहा कि इजरायल बस्तियों बनाने के कार्य को तत्काल रोक दे। महासचिव कोफी अन्नान प्रस्ताव के प्रावधान लागू कराने में प्रगति कराई गई और 2 माह में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और अधिकृत क्षेत्र में इजरायल की अवैध गतिविधियों को किसी भी तरह का समर्थन और सहायता नहीं दी जाए। अब हम इसके मतदान संबंधी या कार्य पद्धति संबंधी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि
महासभा में सभी सदस्यों को बराबर का दर्जा दिया गया है। इसमें सुरक्षा परिषद की तरह स्थायी एवं अस्थायी, शक्तिशाली एवं शक्तिहीन, विकसित एवं विकासशील, गरीब एवं निर्धन देशों में कोई अंतर नहीं किया गया। इसमें एक राज्य एक मत के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। अब हम इसके कार्यों के ऊपर अध्ययन करते हैं कि महासभा की जो शक्तियां या कार्य क्या हैं। जैसा कि पहला जो कार्य है विचार विमर्श संबंधी। महासभा वर्तमान चार्टर के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्न या विषय पर संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी अंग की शक्तियों या कार्यों से संबंधित किसी प्रश्न या विषय पर विचार विमर्श कर सकती है। अनुच्छेद 12 द्वारा लगाई गई सीमाओं को छोड़कर किसी ऐसे प्रश्न या विषय पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों या सुरक्षा परिषद को या दोनों को सिफारिशें कर सकती है। अनुच्छेद 12 के अनुसार यदि किसी विवाद या स्थिति पर सुरक्षा परिषद चार्टर के अंतर्गत निश्चित किए गए कार्यों को पूरा कर रही है तो महासभा उस पर सिफारिश नहीं कर सकती। शांति और सुरक्षा संबंधी कार्य। शांति के लिए एकता प्रस्ताव के अनुसार शांति को खतरा, शांति भंग या आक्रमण की स्थिति के संबंध में स्थायी सदस्यों के एक मत न होने के कारण यदि सुरक्षा परिषद कार्य संचालन में असफल रहे तो महासभा तुरंत उस पर विचार कर सकती है और सामूहिक कदम उठाने के लिए उचित सिफारिशें कर सकती है तथा शांति भंग एवं आक्रमण होने की अवस्था में शक्ति के प्रयोग की सिफारिशें कर सकती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास से संबंधित कार्य। अनुच्छेद 13 के अनुसार महासभा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास करने के लिए और जाति, लिंग, भाषा या धर्म भेदभाव के बिना मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं की सिद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास और संहिताकरण के लिए अध्ययनों को आरंभ करा सकती है और सिफारिशें कर सकती है। नेक्स्ट कार्य है निर्वाचन संबंधी। महासभा के पास निर्वाचन संबंधी अनेक शक्तियां हैं। वह सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों और न्याय परिषद के सदस्यों को निर्वाचित करती है। सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों और महासचिवों का निर्वाचन करती है। वह सुरक्षा परिषद की सिफारिशों के आधार पर नए राज्यों को सदस्यता प्रदान करती है। नेक्स्ट कार्य है निरीक्षण एवं जांच संबंधी कार्य। महासभा के पास कुछ निरीक्षण एवं जांच संबंधी कार्य भी किए जाते हैं। यह सुरक्षा परिषद एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों से वार्षिक एवं विशिष्ट प्रतिवेदन प्राप्त करती है जिन पर वह विचार विमर्श करती है। न्याय व्यवस्था के संबंध में महासभा कुछ कार्यों को संपन्न करती है। नियंत्रण एवं बजट संबंधी कार्य। महासभा के पास कुछ नियंत्रण की भी शक्तियां हैं। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट पर विचार करती है तथा उसे स्वीकार करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खर्चों में वह सदस्यों के अंशों यानी कि हिस्सों को निश्चित करती है। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के फंड्स पर इसका नियंत्रण है, परंतु खर्चे के हिस्से को निश्चित करने की महासभा की शक्ति उसे सरकार या व्यवस्थापिका का स्वरूप प्रदान नहीं करती है। धन्यवाद।